Welcome back. Today's topic for discussion is the northern plain of India, उत्तरी भारत का विशाल मैदान. The northern plain of India are the youngest physiographic features in India. नवीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है. The plain lies to the south of the Shivalik ranges. शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित हैं. मैदानी भाग का उद्भव एवं विकास टर्शरी युग में हिमालय के दक्षिण में तलछट के जमाव के कारण माना जाता है, बट दिस इज स्टिल डिबेटेबल. अलग अलग विद्वानों ने इस मैदान के उद्भव के बारे में अलग अलग विचार रखे थे. वाडिया postulated a deep depression of furrow lying between peninsula and the mountains. वाडिया ने इनका उद्भव प्रायद्वीपीय भाग और पर्वतीय भाग के मध्य पाए जाने वाले एक गहरे गर्त से बताया है. According to Swiss, the plains originated from an extensive foredeep in the form of an extensive syncline formed between the Himalayas and peninsular India. Due to Himalayan orogeny, the rivers from the Himalayas deposited and filled the foredeep and the Great Plains were formed. स्विस के अनुसार मैदानों का उद्भव एक गहरी भू अभिनीति से हुआ है, जिसमें हिमालय से बहने वाली नदियों ने अपना तलछट जमा किया. According to Burant, there was an extensive rift valley 2400 kilometers long and 500 meters deep, formed due to the origin and upliftment of the Himalayas, which was later filled with sediments brought down by the Himalayan rivers. बुराड़ के अनुसार प्राचीन काल में मैदानों के स्थान पर एक भ्रंश घाटी थी जो 2400 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर गहरी थी. हिमालय से बहने वाली नदियों ने अपना तलछट इसमें जमा किया, जिससे कालांतर में मैदानों का उद्भव हुआ. This is the diagrammatic representation of the formation of the Himalayas. In this we can see how the Himalayas were formed, and from the rivers flowing from the Himalayas, slowly the Indo-Gangetic plain was formed. इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हिमालय का उद्भव और हिमालय के सामने एक गहरी भू अभिनीति होना और उसके अंदर धीरे धीरे हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों का जमाव होना, सेडिमेंटेशन, और धीरे धीरे कालांतर में आकर उत्तर भारत के मैदान का बनना. Now we will discuss the chief characteristic of the Himalayas, the plain. उत्तर भारत का विशाल मैदान एक समतल और सपाट मैदान है. सहारनपुर से कोलकाता तक इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और इसका औसत ढाल
20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां और उनका निष्पेषण क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान है, जिसे हम उत्तर भारत के मैदान के नाम से जानते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। अकेले रावी और सतलज के किनारों वह गंगा के डेल्टा तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 500 किलोमीटर तक है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर और इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लाखों वर्षों से नदियों द्वारा तलछट का निक्षेप होने के कारण इस मैदान में काप मिट्टी की बहुत ही मोटी परत जम गई है। काप मिट्टी की यह मोटी परत हर स्थान पर एक सी नहीं है। यह मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 29 मीटर अंबाला और सहारनपुर के बीच में है। यही भाग इस विशाल मैदान का जल विभाजक है। इसके पूर्व की ओर गंगा तथा उसकी सहायक नदियां पूर्व दिशा में प्रभावित होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके पश्चिम की ओर तथा इसकी सहायक नदियां अरब सागर में जाकर विलीन होती है। In this map, we can see the extension of the plain region. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम के कुछ भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। In the map, the dark green color is displaying the plain region. The plains formed by the river Indus after partition went to Pakistan. Now we'll be discussing about the physiographic division of the Northern Plain. अब हम बात करेंगे विशाल मैदान की स्थलाकृतियों के बारे में। उत्तरी विशाल मैदान पूर्णतः समतल और सपाट मैदान है। सहारनपुर से कोलकाता तक इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर और इसका औसत ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। और जैसे जैसे जल विभाजक के पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ढाल और भी मंद होता जाता है। वाराणसी से गंगा के डेल्टा तक इसका ढाल और भी कम हो जाता है, केवल 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर रह जाता है। अतः अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने इसे एक सपाट
और उच्चावच रहित फ्लैट एंड फीचरलेस प्लेन की संज्ञा दी है। परंतु इस मैदान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी की विशेषता और उसके ढाल के आधार पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके अनुसार इसे 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है: भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब हम इनकी एक एक करके विशेषताएं देखेंगे। पहले हम बात करेंगे भाबर प्रदेश की। भाबर शिवालिक के गिरिपद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है और यह एक सकड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि जमा करते हैं, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण होता है और इस क्षेत्र में पहुंचकर छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह भाग कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। In the Bhabar region, due to the deposition of big boulders, the rivers appear to be disappearing, and this region is not suitable for cultivation. Now, next we will be discussing the तराई रीजन। तराई भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग है जहां भाबर में लुप्त हुई नदियां फिर से भूतल पर प्रकट होती प्रतीत होती हैं। इस प्रदेश को तराई कहते हैं। यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर अधिकांश भाग पर दलदल पाया जाता है। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कारण भाबर प्रदेश की अपेक्षा छोटे होते जाते हैं। इनकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। अधिक दलदल और नमी के कारण यहाँ पर बने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब इन्हें साफ करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। Situated to the south of Bhabar and parallel to it, the Tarai regions are now claiming good for cultivation of sugarcane, rice and wheat. The third important part is the Bangar region. The Bangar is the older alluvial deposit of the middle and upper Pleistocene era. They form alluvial terraces higher than the floodplains. They are dark in color, rich in humus content and are very productive. बांगर प्रदेश
वह ऊंचा भाग है जहां पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ है और इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर है, परंतु ऊंचाई में उतार चढ़ाव इस प्रकार हैं कि सामान्य दृष्टि से देखने पर बांगड़ और खादड़ में बहुत कम अंतर दिखाई पड़ता है। सतलज के मैदान और गंगा के ऊपरी भाग में बांगड़ का विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस बांगड़ प्रदेश की अपनी एक विशेषता है और यहाँ पर कुछ विशेष भूदृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेह। बांगड़ प्रदेश के जिन भागों में अधिक ऊंचाई हो जाती है और वहाँ भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है, इसे रेह या कलार कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक पाया जाता है। In the relatively dry areas, the Bangar exhibits small tracts of saline and alkaline efflorescences known as reh or kalar, mostly found in Uttar Pradesh and Haryana. दूसरी इसकी विशेषता है बुर। बांगड़ प्रदेश में कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और यहाँ पर अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को बूढ़ कहते हैं। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में बूढ़ का जमाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। The Bood formation in the middle Ganga and the Yamuna Doabs are the regional variation of the Bangar. The Barind Plain have an extensive laterite formation are found in the regions of Bengal. Lastly, we will be discussing the last important part of the plain, the Khadar region. खादर प्रदेश मैदानी भाग का वह नीचा भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। प्रतिवर्ष नदियों में जब बाढ़ आती है तो नवीन मिट्टी लाकर यहाँ बिछ जाती है, इसीलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण ये बड़े उपजाऊ भाग होते हैं और कृषि कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खादर प्रदेश बालू तथा कंकड़ से युक्त होता है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। The Khadar region is composed of the newer alluvium and forms the flood plain along the river bank. It is light in color, sandy texture and is more porous. They are mostly found near the river beds and are characterized by fertile soil and intense agriculture. Every year, a new layer of alluvium is deposited, making it more fertile year by year. In Punjab, the Khadar-rich floodplains are locally known as the Battlands or the Bet.
आज के अंदर हमने मैदानी भागों के 4 प्रमुख स्थलाकृतिक डिविजन्स को देखा. In the next part, we are going to discuss about the regional classification of the plains.